नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप ने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट के टॉपिक में हम जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है या अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित उनको देख रहे हैं। उसमें हम आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक देख चुके हैं पिछली दो वीडियो में। आज हम आर्टिकल 62 से शुरू करेंगे, 62 से शुरू करेंगे, 61 तक हम देख चुके हैं। तो आइए आर्टिकल 61 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 61 तो देख चुके हैं। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल 62 में दिया हुआ है टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन, टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, या ऐसे बोलें जो पद की रिक्ति है, रिक्ता, ठीक है, पद की रिक्ता है, यानी वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, इसको ऐसे बोल सकते हैं सीधा, वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल 62 में अनुच्छेद 62 में दिया हुआ है जो राष्ट्रपति का पद कब खाली होगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं, वैकेंसी देखते हैं क्या है वैकेंसी में। वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है वैकेंसी में, वैकेंसी कब होगी? द एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर क्या हो जाएगा? जो प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है यानी पद की क्या हो जाएगी? वहां रिक्तता हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है, ये बात है। अब देखो 5 साल तक पद की रिक्तता होगी। जो नोटिफिकेशन है, सॉरी, जो इलेक्शन है, अगला जो अगले प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन है वो एक्सपायरेशन से पहले करवाना होगा, यानी इलेक्शन shall be conducted before expiration, ठीक है। यानी जो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल का समापन होगा उससे पहले क्या है, जो इलेक्शन है अगले प्रेसिडेंट के लिए करवा लिया जाता है, यानी चुनाव समय पूरा होने से पहले करवाया जाता है, समय पूरा होने से पहले, ठीक है। चुनाव क्या है? समय पूरा होने से पहले करवाना होगा। अगर मान लो कि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि चुनाव नहीं करवा सकते, जिस तरह कोरोना काल में था, कोरोना काल में जो पार्लियामेंट के सेशन नहीं हुए थे, तो उस दौरान क्या है, मान लो अगर उसी टाइम राष्ट्रपति का चुनाव करना होता, इलेक्शन होता प्रेसिडेंट का, तो नहीं हो पाता। अगर इलेक्शन में डिले होती है, यानी डिले इन इलेक्शन, डिले इन इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन में क्या होती है? देरी होती है, चुनाव में देरी किसी भी वजह से हो सकती है, चुनाव में देरी होती है। तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट यानी पुराने जो राष्ट्रपति है, पुराने राष्ट्रपति है, वो क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे? वो कंटिन्यू करेंगे जब तक चुनाव ना हो, ठीक है। यहां पे एक विशेष बात ध्यान रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं करेंगे। यहां पे डज नॉट
डज नॉट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के कार्य नहीं करेंगे, राष्ट्रपति के कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला तो क्या है वैकेंसी में, ये हो गया कि एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्शन है जो एक्सपायरी से पहले करवाना होगा, यानी समय पूरा होने से पहले इलेक्शन करवाना होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, 2 महीने पहले नोटिफिकेशन देना होता है। डिले इन इलेक्शन, इलेक्शन में अगर किसी भी परिस्थिति की वजह से, किसी भी खराब परिस्थिति की वजह से अगर देरी होती है तो जो पहले राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस अगर डिले होती है, इलेक्शन में डिले होती है, तो जो एक्सटेंडेड जो टेन्योर होता है, बढ़ाया हुआ कार्यकाल होता है, उसके दौरान वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य नहीं करते, ठीक है। तो पहली तो क्या थी, वैकेंसी ये थी। उसके बाद अगला क्या है, अगला है पहली तो कार्यकाल पूरा होने के बाद वैकेंसी हो जाएगी और उससे रिलेटेड जो बातें थी वो देखी। अगला है अगर राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट है जो, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्या है वैकेंसी किससे होगी, दूसरी जो सेकंड है, ठीक है। आप ऐसे ही कर लेना, मैंने ऐसे कर लिया था इसको, एक मतलब पहले वाला यहाँ, दूसरे वाला यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बाय रेजिग्नेशन, बाय रेजिग्नेशन, या फिर क्या हो जाए, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अदर काजेज, अदर कोजिज, यानी त्याग पत्र से। और प्रेसिडेंट है जो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, वो इस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को देते हैं। या क्या है, प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या अन्य कारण, ठीक है। अन्य कारण में क्या आएगा, जैसे अन्य कारण कौन से, आर्टिकल 61 पढ़ा था, इम्पीचमेंट, अगर महाभियोग लेके आ जाता है और उसके अंदर क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से जो महाभियोग का रिजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है। और क्या है, और है जैसे अगर इल हेल्थ की वजह से, यानी खराब स्वास्थ्य की वजह से, खराब स्वास्थ्य की वजह से क्या है, प्रेसिडेंट है अगर काम नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा, जो प्रेसिडेंट का पद है वो खाली हो जाता है। और क्या है, अगर मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और उसके बाद कुछ समय बाद उसके जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट कहाँ जाता है, डिस्प्यूट जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। कहाँ जाता है डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे मान लो सुप्रीम कोर्ट है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे, या फिर प्रेसिडेंट को डिस्क्वालिफाइड कर दे, डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, यानी अयोग्य घोषित कर दे, अयोग्य घोषित कर दे। तो इस दौरान भी क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट की जो पद है वो खाली हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अब देखो, अगर त्याग पत्र दे देते हैं, मृत्यु हो जाती है, अन्य कारण होते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी उपराष्ट्रपति है, वो क्या करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्य करेंगे। एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। यानी जो अगर राष्ट्रपति का पद बीच में खाली हो जाता है तो प्रेसिडेंट, वो जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति क्या है, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और उस दौरान उनको जो सारे वेतन भत्ते हैं, जितने भी विशेषाधिकार हैं, वो राष्ट्रपति के ही मिलेंगे, न कि उपराष्ट्रपति के मिलेंगे, ठीक है। वैसे उपराष्ट्रपति को सैलरी 0 होती है, मैं ये भी आगे बताऊंगा वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना, पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो उपराष्ट्रपति की पोस्ट क्या है, वैकेंट है, ठीक है, क्या है, खाली है।
भाई ऐसा हो सकता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हुआ बीच में, उस दौरान उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था, तो फिर कौन, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे या एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे, या क्या करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे फिर, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, अब मान लो ये भी क्या है, इनकी भी पोस्ट क्या है, वैकेंट है। मान लो जब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, उस दौरान राष्ट्रपति का पद भी खाली था, हो सकता है उस दौरान जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका पद भी खाली हो, तो उसके अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी क्या है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी का पद भी खाली है, तो यहां पे सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसी लिख रहा हूं, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आया ये वैकेंसी का जो प्रोसेस था वो समझ में आया। पहला तो मैंने क्या बताया, एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, और जो नया इलेक्शन करवा जाता है वो कार्यकाल पूरा होने से पहले करवा लिया जाता है। अगर इलेक्शन में देरी होती है तो जो पहले वाले राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं उसको प्रेसिडेंट के जो ऑफिस को। ठीक है, और उस दौरान जो बढ़ाया हुआ कार्यकाल है उस दौरान पुराने प्रेसिडेंट है, जो पुराने राष्ट्रपति क्या है, पद को जारी रखते हैं, न कि वॉइस प्रेसिडेंट वहां पे पद को जारी रखते हैं। वॉइस प्रेसिडेंट वहां पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम नहीं करते। उसके बाद दूसरी वैकेंसी कैसे बताई, त्याग पत्र देके मृत्यु हो जाती है। अन्य कारण में क्या क्या बताया मैंने, महाभियोग लेके आ जा सकता है, जिससे क्या है 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में अगर महाभियोग पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है, खाली हो जाएगी पोस्ट। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, अगर वो क्या है अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो भी पद खाली हो जाएगा। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं बचे हुए पीरियड के लिए। ठीक है, मान लो राष्ट्रपति के 2 साल बाद, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के 2 साल बाद पोस्ट खाली होते हैं, तो बचे हुए 3 साल के लिए, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का, तो बचे हुए 3 साल के लिए 6 महीने के लिए क्या है एक्टिंग प्रेसिडेंट का वो कार्य करते हैं। और अगर वॉइस प्रेसिडेंट की पद भी खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी क्या खाली है, वैकेंट है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या होंगे, जो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा लिया जाता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इलेक्शन कंडक्टेड विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के अंदर क्या करवा लिया जाता है, 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन करवा लिया जाता है। ठीक है, अगर पद क्या होता खाली होता है इस त्याग पत्र से, मृत्यु से, अन्य कारण से। लेकिन जो यूएसए में है, यूएसए में अगर मान लो 1 साल के बाद क्या है प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, तो वहां पे बचे हुए 3 साल के लिए, क्योंकि 4 साल के लिए वहां प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, बचे हुए 3 साल के लिए फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। वो कार्यकाल ऐसे पूरा किया जाता है। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गए, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है, मान लो 2 साल के बाद पद खाली हुआ और उसके बाद 4-5 महीने 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो जो नए चुन के राष्ट्रपति आएंगे वो फिर 5 साल के लिए कार्य करेंगे। टेन्योर क्या हुआ उनका, कार्यकाल कितना हुआ 5 इयर्स।
ठीक है, 5 साल के लिए क्या करेंगे, वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये थी क्या आर्टिकल 61 में जो वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पद की जो रिक्तता थी उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 में यही बात बताई है जो मैंने यहां बताया, कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो बात बताई है। आर्टिकल 65 में दिया हुआ है, वो इस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य वो करेंगे, और या फिर क्या है, जो राष्ट्रपति के कार्य हैं, फंक्शन है, वो क्या करेंगे, वो डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, यानी वो इस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 62, सॉरी आर्टिकल 65। अब ये मत बोलना बीच में छोड़ दिए, 62 के बाद जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आर्टिकल वही देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 65 ये दोनों से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से भी और वाइस प्रेसिडेंट से भी। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैंने बता ही दिया, जब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का पद खाली होगा उस समय पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य, राष्ट्रपति के पद पर कार्य। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं इसको, अगर एक शब्द में बोले, आर्टिकल 65 में क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के कार्य करेंगे तो क्या कहलाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति या एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलेंगे इसको इंग्लिश में अगर बोले तो, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 भी क्या है, आर्टिकल 71 भी दोनों से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 में क्या है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू, डिस्प्यूट है जो किसके, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही लिख लेना, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। जो विवाद हैं किससे संबंधित, चुनाव से संबंधित, किसके चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से वो क्या किसके अंदर डिसाइड किए जाएंगे, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनका निर्णय किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनका निर्णय किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल जो 71 में यही है, ऑल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। लैंग्वेज ऐसे बन जाएगी, लेकिन आपको तो ज्ञान बस यही पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है वो क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका निर्णय किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक केस भी आया है, केस है एनबी खरे वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 में, इससे भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इससे रिलेटेड जो केस है वो देख लेते हैं, इसमें क्या है केस और क्या बातें हैं। तो उसमें क्या था, उसमें यही था भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां बात निकल के आई, एक बार देख लेते हैं। एनबी खरे, नारायण भास्कर खरे वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस, और कब बात है 1957, 1947 में आता। ठीक है, इसमें जो बात निकल के आई सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी भाई, जिस तरह से प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल जो कॉलेज है, क्या क्या है एक बार यहां पे देख लेते हैं।
जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या थे इसमें? इलेक्टेड मेंबर किसके? एमपी के और किसके? मैंने पहले भी बताया आपको, इलेक्टेड मेंबर एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन हो जाएंगे? राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, और यहां पे फिर विधानसभा के, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर किसके? यूटीज के, विधानसभा के, ठीक है। यूटीज में कौन सी थी? दिल्ली, पुदुचेरी, ये सारी मैंने बताए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का, उसमें ये लोग हैं। इलेक्टेड मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा के, और यूटीज में विधानसभा जो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी और केंद्र शासित प्रदेश। तो इस केस में निकल के सामने आया कि भाई मान लो इनमें से कुछ मेंबर, जो कुछ वैकेंट सीट हैं, मान लो कोई राज्यसभा में या लोकसभा में 10-15 वैकेंट सीट है, और उस दौरान क्या है, फिर क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा जा सकता है? या फिर मान लो कोई स्टेट की विधानसभा है, वो डिसॉल्व है, वो भंग की है, मतलब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है उस समय पे किसी भी राज्य की जो विधानसभा वो भंग चल रही है, तो क्या उस दौरान प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा जा सकता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा जा सकता है? ये बात निकलकर सामने आई। तो इसमें फिर क्या बोला? इसमें ये बोला, पहला तो क्या बोला, सीट अगर वैकेंट है, किसकी सीट? इलेक्टोरल कॉलेज की। इलेक्टोरल कॉलेज में सारे हैं, यानी खाली पद, खाली क्या है, खाली है पद है, या मतलब जो रिक्त है, रिक्त पद हैं या रिक्त है क्या निर्वाचक मंडल में कुछ सीट, निर्वाचक मंडल में, ठीक है। सीट वैकेंट है, तो उस दौरान क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो क्या है, कैन बी कंडक्टेड, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये निकल के आई। एग्जाम में यूपीएससी वगैरह में या स्टेट पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लो निर्वाचक मंडल में कुछ पद खाली है, कुछ सदस्यों के जो पद खाली है निर्वाचन मंडल में सभी आते हैं, इनमें से मान लो कोई कहीं पे भी खाली सीट है, तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा जा सकता है? बिल्कुल करवा जा सकता है। एनबी खरे, नारायण भास्कर खरे वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस 1957 में डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या कही, इफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, विधानसभा, ठीक है। कोई राज्य की, किसी राज्य की विधानसभा क्या है, वो डिसॉल्व्ड है, यानी भंग है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस दौरान भी क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन यहां पे भी करवा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मान लो कि ये बोल दिया जाता है कि किसी राज्य की विधानसभा भंग है, तो क्या उस समय पे राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। इसमें एनबी खरे, नारायण भास्कर खरे वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 आता है, आर्टिकल 71 देख लिया, उससे रिलेटेड केस देख लिया, क्योंकि ये डिस्प्यूट था किससे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, और आर्टिकल 71 में यही दिया हुआ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो
डिस्प्यूट हो गए वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 72 क्या है? आर्टिकल 72 है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें दिया हुआ है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की अक्षमादान की शक्ति, अक्षमादान की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति है, किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की सजा कम कर सकते हैं। आर्टिकल 72 में ये साफ साफ लिखा हुआ है। जो जब हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां, उसमें जो पार्डनिंग पावर का टॉपिक है, ठीक है, जो राष्ट्रपति की अक्षमादान शक्तियों का टॉपिक है, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। आप बस ये याद रखना, ये क्वेश्चन में यही पूछ सकते हैं आपसे कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की अक्षमादान की शक्तियां दी हुई है। लेकिन पार्डनिंग पावर का पूरा टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे, जब आगे आगे जब जैसे जैसे हम प्रेसिडेंट के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ फैक्ट देख लेते हैं प्रेसिडेंट्स के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो। ये तो थे जो आर्टिकल प्योरली रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, पूर्ण रूप से प्रेसिडेंट से संबंधित है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और भी आर्टिकल देखेंगे साथ में। जैसे आर्टिकल 74 है, वहां पे दिया हुआ है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 में जिस तरह से लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे और आर्टिकल आते जाएंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लेकिन वो अब जैसे 74 है, वो है तो मंत्री परिषद से संबंधित, लेकिन क्या है? प्रेसिडेंट से भी संबंधित है। तो ऐसे ऐसे साथ में पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये प्योरली रिलेटेड थे आर्टिकल, मैंने बता दिया। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, उसके बाद 62 पढ़ा, 62 के बाद 65 पढ़ा, 65, उसके बाद 71, 72, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें, ये पूछ लिया जाता सकता आपसे, जो इलेक्शन से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, इलेक्शन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे एक तो आर्टिकल 52 हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है। जिस तरह एक क्या है, आर्टिकल 54 है, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है, निर्वाचन मंडल दिया हुआ है। जैसे और है आर्टिकल 55 है, जिसमें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है? आर्टिकल 58 है। आर्टिकल 58 में क्या है? आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं दी हुई है, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये क्या है? इतने आर्टिकल किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के, ठीक है। उसके बाद देखो अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नोटिस देना होता है बिफोर 2 मंथ्स, ठीक है। यानी इलेक्शन के लिए क्या है? चुनाव के लिए नोटिस बिफोर 2 मंथ, यानी 2 माह पहले, 2 माह पहले नोटिस। इससे 2 माह पहले नोटिस जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका जो कार्यकाल समाप्त होता है उससे 2 माह पहले क्या होगा? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या देना होगा? नोटिस देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ठीक है। इसको हिंदी में भी रिटर्निंग ऑफिसर ही बोलते हैं। मतलब जो ये सारा का सारा इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं, ठीक है? वो होते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ
लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कौन, जो लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव। अब ये बोलोगे क्या ये दोनों होते हैं? नहीं, ये साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, टर्न वाइज होते हैं। मान लो एक बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर जो जनरल सेक्रेटरी है लोकसभा के, अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर, तो अगले में राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी। जिस तरह से मैं एग्जांपल दूं, 2017 में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो कौन थे? लोकसभा के जो जनरल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे। और अब 2022 में फिर इलेक्शन हुआ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति चुनी गई। उस समय पे कौन थे? जो राज्यसभा के क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे। वो क्या थे? रिटर्निंग ऑफिसर थे किसके? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के, ठीक है। ये थे, ये साइक्लिक ऑर्डर में होता, मैंने बता दिया। उसके बाद आगे है, यहीं पे देख लेते हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कैसे करवा जाता है? जो इलेक्शन है वो करवा जाता है बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से करवा जाता है, ठीक है, बैलेट पेपर से, सीक्रेट बैलेट पेपर से, सीक्रेट यानी गुप्त बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से, ठीक है। यानी ये क्या है? गुप्त बैलेट पेपर में क्या है? गुप्त बैलेट पेपर में मतलब किसी को ये नहीं बताया जाता कि इस एमपी ने, इस एमएलए ने किसको वोट दिया है, वो गुप्त रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या है? नो एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून नहीं लागू होगा, दल बदल कानून नहीं, ठीक है। दल बदल कानून नहीं मतलब मान लो किसी, यही मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे बीजेपी द्वारा कोई समर्थित जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति के, हो सकता है कांग्रेस का कोई सदस्य, कांग्रेस का कोई एमपी है, एमएलए है, उसको बीजेपी द्वारा समर्थित उम्मीदवार को वोट कर दे, तो उसके ऊपर ये जो दल बदल कानून नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। और क्या है? नो विफ कैन बी इशू, नो विफ कैन बी इशू, यानी कोई भी व्हिप ही बोलते हैं इसको, कोई व्हिप जारी नहीं की जा सकती, कोई व्हिप जारी नहीं होगी। व्हिप का मतलब क्या होता है? जिस तरह से कोई पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं वो जारी करते हैं। क्यों जारी करते हैं? मान लो किसी भी प्रकार की वोटिंग होती है सदन में, विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसमें क्या है? एक व्हिप जारी कर दी जाती है, और उस व्हिप के, उस पार्टी के, मान लो किसी एक पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा व्हिप जारी की गई, तो उस पार्टी के जितने भी एमपी है, जितने भी एमएलए हैं, वो क्या है? वो सभी पार्टी के फेवर में वोट करेंगे, न कि पार्टी के विपक्ष में वोट करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है पार्टी के द्वारा, या उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। यानी व्हिप जारी करने का मतलब यही होता है, किसी व्यक्ति को बाध्य करना कि वो क्या करें, उसकी पार्टी के फेवर में क्या करें, वो वोट करें। या जैसे विश्वास मत लेके आना होता है, अविश्वास मत लेके आना होता, तो आपने सुना भी होगा कि फला पार्टी ने व्हिप जारी की, कांग्रेस ने अपनी व्हिप जारी की, या बीजेपी ने, या कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई व्हिप भी नहीं है। यानी अगर कोई बीजेपी द्वारा समर्थित उम्मीदवार को कोई कांग्रेस का एमएलए या एमपी वोट देता है, तो व्हिप का जो कॉन्सेप्ट है इनके ऊपर लागू नहीं होता, ठीक है। ये था। उसके बाद क्या है? नो प्रॉक्सी वोट। बेल्ट पेपर कलर देख लेते हैं एक बार। जो बेल्ट पेपर के द्वारा, बेल्ट पेपर कलर, ठीक है, बेल्ट पेपर कलर में जो एमएलए है, सॉरी एमपी, जो एमपी की बेल्ट पेपर का कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है।
और जो एमएलए है उनकी बैलेट पेपर का कलर क्या होता है, पिंक होता है। ये याद रखना, ठीक है। ये फैक्ट है, ये तथ्य है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि एमपी की बैलेट पेपर का कलर कैसे होता है। एमपी की बैलेट पेपर का कलर होता है ग्रीन और एमएलए की बैलेट पेपर का कलर कैसा होता है, पिंक होता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद और भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, नो प्रोक्सी वोट। प्रोक्सी वोट, प्रोक्सी वोट का मतलब क्या है, किसी एक का वोट दूसरे व्यक्ति द्वारा डालना उसकी सहमति से, ठीक है। यहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार आप गांव वगैरह में देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आता है, वो बाहर खड़ा है, वो गाड़ी में है, और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको बता दिया जाता है ये इस व्यक्ति का वोट है और ये चल नहीं सकते, ये आ नहीं सकते, तो क्या मैं इसका वोट डाल सकता हूं, वो उसको बोलते हैं प्रोक्सी वोट। यहां पे ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब चल नहीं सकते, तो वो क्या है, वो आरओ की सहायता ले सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता ले सकते हैं, लेकिन वोट उनको खुद डालना होगा। प्रोक्सी वोट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नोटा है, नन ऑफ द अबो, ये भी बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होता, ठीक है। यानी कई बार देखते हैं जैसे जो बैलेट मशीन होती है उसके ऊपर कैंडिडेट्स के जो फोटो होते हैं, उसकी उनकी नंबरिंग होती है, लास्ट में सबसे लास्ट में क्या होता है, नोटा होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सीक्रेट बैलेट पेपर का यूज किया जाता है, उसके अंदर नोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है जो 50 लोग हैं, राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, वो 50 लोगों के द्वारा तो क्या होना चाहिए, 50 लोगों के द्वारा तो समर्थित होना चाहिए, और फिर 50 लोग क्या है उसको क्या करेंगे, अनुमोदक उसके होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, कैंडिडेट है, ठीक है, उम्मीदवार है, 50 लोग तो क्या होने चाहिए उसके, प्रोपोजर, यानी 50 लोगों ने उसको प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है। 50 लोगों द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव पारित किया होना चाहिए, और उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए फिर 50 लोग क्या होने चाहिए, 50 लोग होने चाहिए सेकेंडर्स या अनुमोदक या समर्थक उसके होने चाहिए, ठीक है। अनुमोदक, ठीक है, क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। अब ये नहीं कि इन्हीं 50 लोगों में से 15-20 लोग क्या बन गए, अनुमोदक बन गए, नहीं, सारे की सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ऑल शुड बी डिफरेंट, सारे क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, ठीक है। और क्या है मेन बात, ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक है, प्रोपोजर है और जो सेकेंडर है, ये वही लोग हो गए जो इलेक्टोरल कॉलेज में है, जो निर्वाचक मंडल में है। निर्वाचक मंडल मैंने पहले भी बताया, आज भी बता दिया कि मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट विधानसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। यानी ये क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे जो 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर यानी 100 लोग हैं, ये क्या होने चाहिए, मेंबर ऑफ, शुड बी मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। यानी क्या है, निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे, ठीक है। किसके सदस्य होंगे, निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। उसके बाद अगली क्या है, कैंडिडेट को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है, यानी जमानत राशि। आपने सुना भी होगा चुनाव में जमानत राशि वो कितनी होती है, वो 15,000 रुपए की होती है, ठीक है। कितनी होती है, वो 15,000 रुपए की होती है। किसके पास जमा करवाई जाती है, या तो टू रिटर्निंग ऑफिसर, अभी मैंने बताया रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो साइक्लिक तौर पे क्या है रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। या फिर किसको करवा सकते हैं, टू ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो ट्रेजरी में, या फिर किसके पास, सीधे आरबीआई के पास वो जमा करवा सकते हैं, ठीक है। यानी जमानत राशि 15,000 रुपए की होगी। किस किस के पास, या तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास, आरओ के पास जमा करवा दे, या ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
यानी भारत सरकार की ट्रेजरी में करवा दे या फिर किसके पास करवा दे, वो आरबीआई के पास करवा दे। ठीक है, अब देखो जो ये चीजें हैं 1997 से पहले, 1997 से पहले, बिफोर 1997, ये जो सारे हैं ये 10-10 हुआ करते थे। 10 तो क्या थे, प्रस्तावक या प्रपोजर, और 10 क्या थे, अनुमोदक या सेकेंडर। और जो सिक्योरिटी थी ये कितनी हुआ करती थी, ये हुआ करती थी 2500 रुपए। ठीक है, 2500 रुपए ये क्या है, सिक्योरिटी हुआ करती थी। लेकिन 1997 के बाद फिर इनको क्या कर दिया, 50 तो प्रपोजर होने चाहिए, प्रस्तावक, और 50 ही सेकेंडरी यानी अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 रुपए की क्या होनी चाहिए, जमानत राशि होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो बढ़ाने का मतलब क्या है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, क्योंकि उसके लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा चुनाव आयोग को मेहनत करनी पड़ती है और खर्च भी होता है उसके अंदर। तो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको हटाने के लिए क्या किया, ये चीजें की गई। अगर कोई व्यक्ति 1/6 यानी कुल मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं कर पाता तो फिर आपने सुना होगा जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, इफ कैंडिडेट फेल हो जाता है टू गेट 1/6 ऑफ टोटल वोट, यानी जो उम्मीदवार है वो 1/6 कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तो फिर क्या है, उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमानत राशि क्या, फॉरफिटेड यानी जब्त कर ली जाती है। ठीक है, उसको वापिस नहीं मिलती, उसी को बोलते हैं जमानत राशि जब्त होना। आम चुनाव में भी, लोकसभा या मतलब एमपी और एमएलए के इलेक्शन में भी वही होती है, जमानत राशि जब्त होना। ठीक है, अगर 1/6 भाग क्या है वो प्राप्त नहीं कर पाता। ये थे जो तथ्य राष्ट्रपति से संबंधित यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। आपने आमतौर पे जनरली बुकों में ये नहीं देखे होंगे। जैसे मैंने बताया कलर ऑफ बैलेट पेपर, एमपी का ग्रीन होता है, एमएलए का पिंक होता है, ये बताया रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ये चीजें आमतौर पे नहीं बताई जाती। ठीक है, मैंने बता दी आपको एक जगह इकट्ठी। ठीक है, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना और रिवाइज करते रहना। आगे की वीडियो में हम आगे देखेंगे जो आर्टिकल 55 में पढ़ा था, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है, क्या थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये फैक्ट थे। इस जो उससे पहले हम ये भी देखेंगे कौन कौन राष्ट्रपति भारत के कब कब बने हैं और उन राष्ट्रपति की क्या विशेष बात है, वो एक ट्रिक बता दूंगा, उसको 2-3 बार पढ़ लेना, आप आराम से उसको याद कर लोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी और सभी चीजें आप नोट भी कर रहे होंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए आप, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल आसान भाषा में और बाइलिंगुअल भाषा में, इंग्लिश में और हिंदी में बाइलिंगुअल हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट। आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा के देख लेना कि आपको कोई भी चीज मिस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारी चीजें हैं एक बार नोट करके आप उनको पढ़ोगे तो आसानी से जल्द ही मतलब कम समय में आपका कंटेंट है जो तैयार हो जाएगा। और इस चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का इस सहयोग के लिए, इस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना ये राष्ट्रपति का जो टॉपिक चला हुआ है इसकी क्लास आपको कैसी लग रही है और जो पॉलिटी की हमारी सीरीज चली हुई है उसकी क्लास आपको कैसी लग रही है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।